So we'll start with questions of wave optics. As usual, we will first go through solved examples and then we'll see practice problems. So पहला question, first question, example 7.1. Unpolarized light. So you have a UPL, unpolarized light of intensity I0 is made to pass through three polarizers P1, P2 and P3 successively. The polarization axis of P2 makes an angle theta 1 with that of P1. तो P1 और P2 में जो एंगल है वो थीटा 1 है. While that of P3, the third polarizer, it makes an angle of theta 2 with that of P2. तो सेकेंड और थर्ड में एंगल जो है वो P theta 2 है वो. What will be the intensity of light coming out from P3? तो P3 से जो लाइट आएगा उसका इंटेंसिटी क्या होगा. और ये आपका जेई या नीट का PYQ भी है. यू विल सॉल्व दिस अगेन, यू कैन सी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो हमारे पास तीन पोलराइजर्स है. सो वी हैव थ्री पोलराइजर्स. सो दिस इज फर्स्ट पोलराइजर, लेट अस से P1. दिस इज P1. देन वी हैव वन मोर पोलराइजर P2. तो ये P2 हो गया. एंड देन यू हैव अ थर्ड पोलराइजर विच इज P3. ऐसे तीन पोलराइजर है आपके पास. So you have three polarizers P1, P2 and P3. So let us say कि ये जो लाइन है, this is the axis of first polarizer P1. P1 और P2 में कुछ एंगल आपको दिया हुआ है तो इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ मैं. तो you have axis of P2 something like that. P2 और P3 में भी कुछ एंगल आपको बताया है, सम एंगल, तो इसको और रोटेट कर लेता हूँ. So let's say this is the angle, this is the axis of P3. तो ये था आपके पास पोलराइजर P1, ये था पोलराइजर P2 एंड देन यू हैव दिस एज पोलराइजर P3. अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमको पूछा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम P3. तो व्हाट वी कैन डू इज, ऐसा करेंगे, ये एक्सिस मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेता हूँ. तो ये जो एंगल है बिटवीन P2 एंड P3, ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना, थीटा 1. और देन आई विल टेक बोथ ऑफ दिस एंड शो इट हियर ऑल्सो. आपको P2 और P3 इन दोनों के एक्सेस में जो एंगल दिया है वो कितना है, थीटा 2 है. कितना है, थीटा 2 है. दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू, ऐसा दिया है आपको. तो आप जब सिर्फ एक्सिस देखेंगे, ओनली एक्सिस, इफ यू लुक ओनली एट एक्सिस, तो यू गेट टू नो समथिंग इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ दिस एक्सिस का डायग्राम. ये P1 था, ये P2 पोलराइजर है, ये P3 पोलराइजर है. व्हेन यू लुक एट दिस एक्सिस, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड, कितना एंगल था, थीटा 1. ओके, दिस इज थीटा 1. सेकेंड एंड थर्ड, थीटा 2. फर्स्ट और थर्ड में आ गया आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2. अभी तो नहीं लगने वाला, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तब लगता है. और आपको पूछा है इंटेंसिटी समवेयर ओवर हियर. नाउ इनिशियल मतलब अनपोलराइज्ड लाइट, यहाँ पे था आपका UPL, इसका इंटेंसिटी जो है ना वो बोला है I0. ऐसा क्वेश्चन में बोला है, दे हैव मेंशन्ड दिस, I0 इज द इंटेंसिटी समवेयर दे हैव सेड. और जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जब पहली बार UPL एक पोलराइजर से पास होता है तो उसका इंटेंसिटी ड्रॉप्स टू हाफ. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, I0 बाई, कितना हो गया, I0 बाई 2, बराबर. तो पहली बार जब ये पास होता है ना तो इट ड्रॉप्स टू हाफ. तो इसको मैं बोल देता हूँ लेट अस से इंटेंसिटी I1. या फिर एक काम करता हूँ, जस्ट टू कीप थिंग्स सॉर्टेड, इसको I1 बोलता हूँ, इसको I2 बोल देता हूँ. I2 इज I0 बाई 2. नोटेशन आपके ऊपर है, आपको जैसा कंफर्टेबल रहे नोटेशन, यू कैन टेक द नोटेशन एज यू वांट. पहले पोलराइजर से पास हुआ तो चलो इसको बोल देते हैं I1. दूसरे से पास हुआ तो यहाँ पे इंटेंसिटी आएगा I2. व्हाट विल बी द इंटेंसिटी हियर, लॉ ऑफ मालूस.
फिलहाल थर्ड को साइड में रख दो ना, पहले इसकी बात करिए। इट इज ऑलवेज, पिछला वाला इंटेंसिटी कितना था I1, तो इट इज ऑलवेज पिछला वाला इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू पोलराइजर्स। कितना है θ1, राइट। तो पिछला वाला इंटेंसिटी देखना इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल बिटवीन द टू पोलराइजर्स। फिर यहाँ पे इसको बोल देते हैं I3। तो बताओ व्हाट विल बी I3? पिछला वाला I3, इससे पिछला वाला कौन है I2 है। और इसमें और पिछले वाले में, इसमें और पिछले वाले में एंगल कितना है, कितना है θ2 है। तो I2 cos θ2। तो हमेशा ऐसा याद रखो। कैसा याद रखोगे बताता हूं मैं तुमको। थर्ड पोलराइजर से जो लाइट बाहर आ रहा है P3 से, P3 से जो लाइट बाहर आ रहा है उसका इंटेंसिटी को क्या बोला तुमने I3। थर्ड पोलराइजर के पहले इंटेंसिटी कितना था I2 cos स्क्वायर एंगल बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पोलराइजर विच इज θ2। ऐसा होता है। ये एक इक्वेशन बन गया। फिर सेकंड पोलराइजर से जो इंटेंसिटी बाहर निकला I2, वो होता है उससे पहले वाला। उससे पहले वाला कौन था I1 और cos स्क्वायर θ1। इक्वेशन नंबर 2। लेकिन I1 खुद कौन है, I1 वो इंटेंसिटी है जो पहले से पास हो गया है, पहले पोलराइजर से पास हुआ। जब फर्स्ट टाइम पोलराइजर से लाइट पास होता है तो इंटेंसिटी ड्रॉप्स टू हाफ। तो ऐसा ही है, करेक्ट। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 you get I2 equals to I1, which is I1 is I0 by 2 cos square θ1। और ये इक्वेशन नंबर 4 तुम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। so therefore from equation number 1 and 4 you will get I3 equals to I2, but I2 itself is I0 by 2 cos square θ1 और साथ में वो cos square θ2। ये बन गया आपका फॉर्मूला। डन, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.2। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल लाइट इंसिडेंट ऑन अ बकेट फिल्ड विथ लिक्विड having refractive index 1.5 be completely polarized after reflection। कितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट होना चाहिए ऑन अ बकेट? बकेट इज फिल्ड विद अ लिक्विड और लिक्विड का रिफ्लेक्टिवनेस कितना है 1.5 है। फॉर द लाइट, कौन सा लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट टू बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। रिफ्लेक्टेड लाइट बोला है ना। फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल लाइट इंसिडेंट, आपको पता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन, कौन सा लॉ लगाओगे, ब्रूस्टर्स लॉ। तो तुमको ऐसा घुमा घुमा के बोला है कि बकेट में लिक्विड है, लिक्विड का रिफ्लेक्टेडनेस 1.5 है, वो ग्लास है, इट्स ग्लास। तो तुमको इन शॉर्ट पूछा सिर्फ इतना है, ब्रूस्टर्स एंगल। अगर आपको याद होगा कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर लाइट इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है, कंप्लीटली पोलराइज होता है रिफ्लेक्टेड लाइट। और वो कौन से एंगल पे होता है, ब्रूस्टर्स एंगल। आपको जो सेकंड मीडियम है, मतलब जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5। और ओरिजिनली लाइट कहां से ट्रेवल कर रहा था, एयर से। तो लाइट वाज गोइंग फ्रॉम एयर टू दैट लिक्विड। गुड। तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 लेते हैं हम लोग, अगर याद है तो। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है ब्रूस्टर्स एंगल, थीटा भी पूछा है। तो डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल? थीटा बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ μ1 by μ2 की μ2 by μ1, μ2 by μ1, μ2 by μ1 ही होता है ना वो, यस। तो यू हैव सिंपल थीटा बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1.5 by 1, 55 डिग्री के आसपास, क्योंकि tan 45 1 होता है और tan 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? √3 1.732 बराबर। 45 पे 1 वैल्यू होती है और 60 पे 1.7 होती है, ये 1.5 है।
इसका मतलब 55-56 के आसपास तुम्हारा आएगा आंसर। तो एक्यूरेट आंसर है 56 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स, मतलब 56.5 डिग्रीज। तो 56 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, plane wavefront of light of wavelength 5500 angstrom is incident on two slits in a screen perpendicular to the direction of light rays. If the total separation of 10 bright fringes on a screen 2 meter away is 2 centimeter, okay, find the distance between the two slits. Plane wavefront of light of wavelength दिया है is incident on two slits. Two slits मतलब कौन सा experiment? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये YDSC का केस है। तो YDSC से रिलेटेड जो जो फॉर्मूला तुमको याद, मतलब जो जो फॉर्मूला डिराइव किया सब याद आने चाहिए। तुमने फ्रिंज विड्थ डिराइव किया था, अरे कल ही डिराइव किया था, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, फ्रिंज विड्थ याद होना चाहिए क्योंकि लगने वाला है। वेयर कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, जो तुमको 2 मीटर बोला है यहाँ पे। स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, जो तुमको पूछा है यहाँ पे। और ये जो है 2 सेंटीमीटर, ये क्या है देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा तब समझेगा कि बोला क्या है। प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन टू स्लिट्स, दो स्लिट पे ये वेवलेंथ इंसिडेंट हुआ इन अ स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रे, मतलब बेसिकली स्लिट्स एंड स्क्रीन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा बोला है। इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस, 10 bright fringes मतलब 10 times of fringe width, total separation of 10 bright fringes मतलब 10 times of beta, 10 times of fringe width on a screen 2 meter away is 2 centimeter। तो 10 fringe width इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये था कि तुमको आइडेंटिफाई करना था कि पैरामीटर्स दिए क्या क्या है। वेवलेंथ समझने में तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं आपको क्योंकि इट इज टू सिंपल। और बाय द वे इसको तुमको अगली बार से याद रखना, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻⁻, और इसको कन्वर्ट करना है मीटर में तो 5.5 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा ये, 10⁻⁻10 एंड देन यू हैव 5.5, क्योंकि नॉर्मली वेवलेंथ को 3 यूनिट्स में लिखा जाता है, मीटर में मतलब 10⁻⁷ में आएगा आसपास, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में सिर्फ 10⁻⁻1 का डिफरेंस होता है, और एंगस्ट्रॉम में तो मैं चलो मीटर में लिख देता हूँ, तो ये आ गया मीटर में। उसके बाद आपको बोला है द टोटल सेपरेशन बिटवीन 10 फ्रिंजेस, 10 ब्राइट फ्रिंजेस मतलब 10 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ, ये 2 सेंटीमीटर है। तो बीटा इक्वल्स टू 2/10 सेंटीमीटर, तो बीटा इक्वल्स टू 1/5 सेंटीमीटर, 1/5 बेसिकली 0.2, तो 0.2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁻², तो बीटा आ जाएगा 2 × 10⁻³ ये मिल गया आपको फ्रिंज विड्थ, 2 mm का फ्रिंज विड्थ है। और आपको डिस्टेंस दिया है स्क्रीन टू सोर्स का, स्क्रीन टू स्लिट का, वो है कैपिटल D, वो कितना है 2 मीटर। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? आपको फाइंड करने के लिए बोला है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स मतलब स्मॉल d। तो पैरामीटर अगर सही से आइडेंटिफाई करोगे तो सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा फिर। तो नाउ यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीटा, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो यहाँ से स्मॉल d क्या हो जाएगा? लैम्डा कैपिटल D बाय बीटा, लैम्डा कैपिटल D बाय बीटा। तो सॉल्यूशन भी सिंपल है फिर, यू हैव स्मॉल d इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D बाय बीटा। लैम्डा आया आपका 5.5 × 10⁻⁷, कैपिटल D 2 मीटर था, और बीटा की वैल्यू अभी फाइंड की हमने 2 × 10⁻³ 2 हो गया, कैंसल आउट, 10⁻⁷ और -3 मतलब 5.5 × 10⁻⁴ मीटर। मतलब बेसिकली अगर 10⁻³ करना है मुझे तो 0.55 × 10⁻³ मतलब 0.55 मिलीमीटर। तो ये आंसर आना चाहिए, देखते हैं क्या दिया है वैल्यू, होना तो यही चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज गिवन टू यू, करेक्ट, डन। ओके, तो जो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। मैंने कल फ्रिंज वेट डिफाइन करते वक्त ही बताया था कि ये डेफिनेशन थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, बट ठीक है, अभी आई जस्ट रिपीट दैट स्मॉल पार्ट।
सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंटर पे तो ब्राइट ही बनता है, तो पता होना चाहिए अभी आपको. वी हैव सीन दैट इन डिटेल. तो सेंटर पे तो ब्राइट बनता है. एंड देन वी हैव आल्सो शोन कि ब्राइट और डार्क का जो विड्थ होता है वो भी सेम होता है. तो वी हैव ऑलरेडी शोन दिस. मोर और लेस सेम होता है. नाउ लेट अस से this is the center of the screen. Now by definition, the definition says the distance between the center of a dark fringe to the center of the next dark fringe is called as fringe width. या फिर it says the distance between the separation of the distance between the center of one bright fringe to the center of next bright fringe is fringe width. This is the definition. अब सिर्फ मैंने आपको ये लाइन यहाँ ड्रॉ करके बताई थी और ये लाइन यहाँ ड्रॉ करके बताई थी, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपको ब्राइट फ्रिंज का विड्थ निकालना है तो आपको डार्क के कंडीशंस यूज करने हैं. लेकिन इन रियलिटी आपको पता है ये डिस्टेंस ना सेंटर से ही मेजर होते हैं सारे के सारे. मतलब जो मैं अगर बोल रहा हूँ कि nth ब्राइट फ्रिंज है तो nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से मेजर होता है. दिस इज xn. और ये जो डिस्टेंस है ये होता है xn+1. तो रियलिटी ये है. अब मुझे बताओ अगर इन्होंने बोला कि सेपरेशन बिटवीन 10 ब्राइट फ्रिंजेस is 2 centimeter. Separation between 10 bright fringes. So what is the separation between these two? 1 fringe width. These two 1 fringe width. These two 1 fringe width. अगले दो 1 fringe width. तो टोटल 10 में कितना fringe width? 10 fringe width. So that is the basic logic behind this question. Good. Clear. तो definition अगर आपको एग्जाम में भी लिखना तो लिख के आओ the distance between the center of one bright fringe to the next bright fringe, मतलब the separation between the centers of two adjacent bright fringes is called as fringe width. No problem. अगला question, example 7.4. It's also a very good question. In Young's double slit experiment, the difference in optical path length मतलब path difference between the rays starting from two slits S1 and S2, एक S1 से start हुआ ray, एक S2 से start हुआ, and reaching a point A on the screen is 0.0075 mm, and reaching another point B on the screen on the other side of the central fringe. ये भी important है. This is very important. On the other side of central fringe is 0.0015 mm. How many bright and dark fringes are observed between A and B if the wavelength of light uses 6000 angstrom? अब मैं पहले एक क्वेश्चन आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझा देता हूँ. लेट अस से ये स्क्रीन था. दिस इज स्क्रीन. लेट अस से यू हैव टू स्लिट समवेयर ओवर हियर. तो यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे एक स्लिट है. देन ऑफ कोर्स इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे जाके मीट करेगा. सेंटर ऑफ द स्क्रीन. ये S1 स्लिट है, ये S2 स्लिट है. S1 से जो लाइट A पॉइंट पे गया और S2 से जो लाइट A पॉइंट पे गया, इन दोनों में पाथ डिफरेंस आपको बताया है 0.0075 mm. और एक दूसरा पॉइंट है B विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज. सेंट्रल फ्रिंज मतलब सेंटर, उसके दूसरे साइड पे मतलब S1 से यहाँ पे कहीं तो एक पॉइंट होगा B, सम पॉइंट B, कहीं भी दिखा सकते हो, डजंट मैटर रियली. यहाँ दिखा तो क्या फर्क पड़ता है, डज नॉट मैटर रियली. ऐसा है. तो यहाँ B पॉइंट है. B पॉइंट पे S1 और S2 से जो लाइट आ रहा है उसका पार्ट डिफरेंस है 0.0015. राइट. मतलब आपको पार्ट डिफरेंस दिए है, आपको बताया है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और आपसे पूछा है कि इन दोनों पॉइंट्स में कितने ब्राइट और कितने डार्क फ्रिंजेस दिखने वाले हैं. तो दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में आपको दिया हुआ है पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट ए 0.0075 mm, पार्ट डिफरेंस एट बी इट इज 0.0015 mm,
And then, of course, wavelength of light uses 6000 angstrom, which is 6 into 10 raised to minus 7 meter. और आपको पूछा है how many number of bright bands and number of dark bands lie between these 2 points A and B. That is the whole question, more or less. अब आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. You have to think कि how do I find out number of bright and dark bands. सबसे पहले you have to check A और B खुद bright बैंड बन रहा है वहाँ पे कि डार्क बैंड बन रहा है. मतलब A पे और B पॉइंट पे ब्राइट बैंड बन रहा है कि डार्क बैंड बन रहा है. अगर ब्राइट बन रहा है तो कौन से नंबर का ब्राइट बन रहा है, और डार्क बन रहा है तो कौन से नंबर का डार्क बन रहा है. अब इसको कैसे चेक करते हो? अगर आपको याद होगा कि पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू n लैम्डा आया, तो ये कंडीशन किसका था? कंस्ट्रक्टिव. किसका था? कंस्ट्रक्टिव. या फिर और अच्छे से सोचना है तो 2n लैम्डा बाई 2 आया, तो कंस्ट्रक्टिव. इसका मतलब पता है क्या होता है कि डेल्टा बाय लैम्डा अगर मैं लेता हूँ, डेल्टा बाय लैम्डा, दिस हैज टू बी एन इंटीजर. दिस हैज टू बी एन इंटीजर. अगर ये इंटीजर आया तो राइट है, नहीं आया तो डार्क है. दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक. तो तुमको रेशियो चेक करना पड़ता है डेल्टा बाय लैम्डा का, पार्ट डिफरेंस बाय वेवलेंथ. क्योंकि अगर पार्ट डिफरेंस बाय वेवलेंथ इट हैज टू बी एन इंटीजर, तो चेक कर लेते हैं ए के लिए और बी के लिए. तो फॉर पॉइंट ए, डेल्टा बाय लैम्डा फॉर पॉइंट ए, ये क्या आता है चेक करो. व्हाट इज डेल्टा? 0.0075 mm था. ना वो, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10 रेज टू -4, और इसका माइनस, तो 10 -7, और ये हो जाएगा 15 इंटू 10 -7 मीटर में. तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको, ये हो गया 75 इंटू 10 अभी क्यों किया ऐसा? क्योंकि वेवलेंथ तुम्हारे पास मीटर में है. 6 इंटू 10 मीटर, और वो भी मीटर, और 10 -7 हो गया कैंसर. व्हाट इज 75 बाई 6? अरे 25/2 है ना, ये 12.5 होता है ना. ये कितना होता है? 12.5. तो इज दैट अ इंटीजर वैल्यू? नो. तो इट इज नॉट अ ब्राइट बैंड, इट इज अ डार्क बैंड. अब डार्क है तो कौन से नंबर का डार्क है वो फाइंड करना पड़ेगा. तो डू यू रिमेंबर? इफ यू रिमेंबर, तो देयरफॉर, पहले तो देयरफॉर पॉइंट ए इज डार्क. फिर आपको ये याद होना चाहिए व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस फॉर डार्क. मैं आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. 2m - 1 लैम्डा बाई 2. तो ये डेल्टा बाय लैम्डा इक्वल्स टू 2m - 1 बाई 2, और ये तो तुमने अभी फाइंड किया ना, इट इज 25/2. 25/2 इक्वल्स टू 2m - 1 बाई 2. 2 हो गया कैंसिल. तो यू हैव 2m इक्वल्स टू 26, तो m इक्वल्स टू 13. तो ए पॉइंट पे 13th डार्क बना है, 13th डार्क. सिमिलरली फॉर पॉइंट बी, check what is delta by lambda. What is delta? I guess 15 into 10 raised to -7 था, और ये तो 6 into 10 raised to -7 ही है. तो ये 15/6 कितना होता है? 5/2. 5/2 मतलब 2.5. तो ये 5/2 है, 2.5 है. ये भी डार्क है. देयरफॉर पॉइंट बी इज आल्सो डार्क. मतलब यहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रहा है. इट इज आल्सो डार्क. अब डार्क है तो फिर वापस से वही फॉर्मूला यूज करोगे. डेल्टा इक्वल्स टू 2m - 1 लैम्डा बाई 2. तो डेल्टा बाय लैम्डा इक्वल्स टू 2m - 1 बाई 2. ये तुम्हारा आ गया 5/2 इक्वल्स टू 2m - 1 बाई 2. 2 कैंसिल हो गया, m की वैल्यू आ गई 3. तो ये थर्ड डार्क है, लेकिन ऑन द अदर साइड है. ओके, क्लियर यहाँ तक? अब
इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ एक्स ए, इसको बोलता हूँ मैं एक्स बी। क्योंकि दोनों स्क्रीन के सेम साइड पे नहीं थे तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एक्स ए प्लस एक्स बी करना पड़ेगा। अगर सेम साइड पे होता तो एक्स ए माइनस एक्स बी होता। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्स का क्या रोल है वो भी देखते हैं। डू यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर नाउ, पाथ डिफरेंस हमने पाथ डिफरेंस हमने पाथ डिफरेंस हमने एक्स डी बाई डी ऐसा कुछ तो डिराइव किया था क्या? हाँ कि ना? हाँ, तो x इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, बराबर, करेक्ट, गुड। सो देयरफॉर यू हैव एक्स ए प्लस एक्स बी। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन फिर भी तुमको मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि जो आंसर मैं बताने वाला वो सही है। एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी लैम्डा ए कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अभी कैपिटल डी और स्मॉल डी तो सेम है ना, क्योंकि कैपिटल डी इज दिस डिस्टेंस एंड स्मॉल डी इज दिस डिस्टेंस। ये तो ए और बी पॉइंट के लिए वेरी थोड़ी होने वाला है, तो सेम ही है, तो वो सेम है तो सेम रखो उसको, प्लस डेल्टा बी डी बाय स्मॉल डी। ओके, गुड, वेरी गुड। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब तुम इसमें से डी बाई डी कॉमन निकाल लो। ये आपको पता है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये दोनों वैल्यूज भी तुमको पता है। लेकिन स्मॉल डी कैपिटल डी दिया है क्या तुमको? नहीं दिया है। लेकिन तुमको फ्रिंज विड्थ पता है क्या? पता है क्या फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला? व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? जल्दी बताओ। लैम्डा डी बाई डी, राइट? तो बीटा बाय लैम्डा इक्वल्स टू डी बाई डी। तो बीटा बाय लैम्डा इज कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो देयरफॉर यू हैव एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू क्या लिखोगे? बीटा बाय लैम्डा, बराबर, पक्का पक्का, बराबर है ना? ओके, देखते हैं, नहीं तो देखेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। व्हाट इज डेल्टा ए? 0.007 पे 75 इंटू 10 टू माइनस 7, और ये कितना था? 15 इंटू 10 टू माइनस 7। तो टोटल कितना आ गया? 19 इंटू 10 टू माइनस 7। ये टोटल आ गया, ये टोटल ऐड करके डेल्टा डेल्टा भी ऐड करके आ गया। और ये कितना है? 6 इंटू 10 टू माइनस 7। हो गया कैंसल कैंसल, यू नो टेबल ऑफ 6 कितना? 15, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी पॉइंट के बीच में 15 फ्रिंजेस है। 15 टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ मतलब 15 फ्रिंजेस है। 15 फ्रिंजेस, बराबर, 15 फ्रिंजेस इन टोटल। और मैंने तुमको अभी बताया फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ वन डार्क टू द नेक्स्ट डार्क, या फिर वन ब्राइट टू द नेक्स्ट ब्राइट, बराबर। तो 15 फ्रिंजेस हो गए। अब आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क बैंड्स कितने होंगे बिटवीन ए एंड बी। टोटल 15 फ्रिंजेस है, तो बताओ। अलग अलग से बताना है, ब्राइट का नंबर अलग बताना है, डार्क का अलग बताना है। इसलिए कल मैंने बोला था आपको, सेंटर ब्राइट है, फिर डार्क है, फर्स्ट ऑर्डर डार्क है, फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट है, फिर सेकेंड ऑर्डर डार्क है, ऐसा है। हाँ, तो बताओ। 15 डार्क नहीं है, 15 ब्राइट है, 14 डार्क है। टोटल 15 फ्रिंजेस मतलब क्या होता है ये समझ लो। अगर मैं ए और बी पॉइंट के फ्रिंजेस छोड़ देता हूँ, वो छोड़ के, तो देर आर हाउ मेनी ब्राइट? 15 ब्राइट। 15 ब्राइट है ना, ए और बी खुद डार्क है ना, तो ए और बी में कितने फ्रिंज विड्थ आए? 15। ए और बी खुद डार्क है, वो छोड़ दो ना, फिर ए और बी को छोड़ दो, ए और बी डार्क है छोड़ दो, तो कितने ब्राइट आए? 15 ब्राइट। कितने ब्राइट आए? 15। और जितने भी ब्राइट है उससे एक कम डार्क होता है, क्यों? क्योंकि सेंटर पे एक्स्ट्रा ब्राइट बना था कि नहीं बना था? सेंटर वाले को तुम जीरो ऑर्डर बोलते हो ना। हाँ, तो फिर 15 ब्राइट है तो 14 डार्क होने चाहिए। 15 ब्राइट तो 14 डार्क। क्योंकि मैं वापस बोल रहा हूँ, सेंटर को तुम बोलते हो जीरो ऑर्डर, सेंटर पे हमेशा ब्राइट बनता है, उसके बाद क्या बनता है? फर्स्ट ऑर्डर डार्क, उसके बाद क्या बनता है?
क्या बनता है? तो ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे कितने ब्राइट है? 15 फ्रिंज विड्थ, मतलब कितने ब्राइट फ्रिंजेस है? 15। तो देयरफॉर NB equals to 15 and ND equals to 15 minus 1, that is 14। 14 डार्क आने चाहिए, क्योंकि ब्राइट एक एक्स्ट्रा काउंट होता है सेंटर वाला। तो 15 ब्राइट है तो उससे एक कम डार्क है। ए और बी छोड़ के, ए और बी को तुम नहीं काउंट कर रहे हो यहाँ पे, वो एक्सक्लूड करके ना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। So we'll jump to practice problem number 13. बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे in the next part of this. White light consists of wavelengths from 400 nanometer to 700 nanometer, मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम to 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 410⁻⁷ meter to 710⁻⁷ meter. What will be the wavelength range seen when white light is passed through glass of refractive index 1.55? तो आपको गिवन में बताया है रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का रेंज मतलब बेसिकली यू नो दिस इज मोर और लेस वायलेट, तो इसको चलो लैम्डा 1 बोल देता हूँ। 400 नैनोमीटर और रेड कलर होता है ये 700 नैनोमीटर मोर और लेस। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.55। आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन when the light is passed through glass of refractive index 1.55. So you know what the definition of refractive index? If you know, refractive index का definition होता है, definition, it is the ratio of speed of light in air to that of speed of light in medium. ये definition है। फिर आपको बताना चाहिए speed is frequency into wavelength। तो frequency in air into wavelength in air, frequency in medium into wavelength in medium। क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होता नहीं है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन द लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, तो ये n और ये n हो गया कैंसिल आउट। तो यू हैव म्यू इक्वल्स टू लैम्डा a बाय लैम्डा m। तो वेवलेंथ इन मीडियम इज वेवलेंथ इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला यूज करना है तुमको। तो तुमको फाइंड क्या करना है? तुमको फाइंड करना है लैम्डा 1 डैश, मतलब यू कैन से वेवलेंथ इन मीडियम and you are supposed to find out lambda 2 dash। सिंपल, डन, फॉर्मूला बन गया। तो सॉल्यूशन भी सिंपल है। फिर यू हैव lambda 1 dash इक्वल्स टू lambda 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज lambda 1 दिया हुआ है 400 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.55। गुड। और आंसर नैनोमीटर में दिए होंगे, नैनोमीटर में है क्या? तो फिर इट इज 400 डिवाइडेड बाय 1.55 कितना है? 258 है क्या? पहला आंसर 258, यस, 258 नैनोमीटर। ये हो गया पहला केस सॉल्व। दूसरा केस है लैम्डा 2 डैश इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाय म्यू। लैम्डा 2 कितना था? 700 बाय 1.55, 700 बाय 1.55, 700 by 1.55. The answer is 451, 451.6। तो ठीक है, लैम्डा 2 डैश इज 451.6 नैनोमीटर। हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एक्चुअली ये आपने रे ऑप्टिक्स में सीखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी हैव डिफाइंड इन रे ऑप्टिक्स। अब ये क्वेश्चन यहाँ दे दिया, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि तुमने जो रे ऑप्टिक्स में सीखा है वो तुमको रे ऑप्टिक्स में याद होना चाहिए। और एक चीज़ तुमने जो रे ऑप्टिक्स में सीखी थी वो तुमको अभी अगले क्वेश्चन में लगने वाली है, समथिंग कॉल्ड एज ऑप्टिकल पाथ। बताता हूँ क्या होता है ऑप्टिकल पाथ। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑप्टिकल पाथ। अभी ऑप्टिकल पाथ मतलब क्या होता है? बेसिकली द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रे इन अ गिवन मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक रे ऑफ लाइट है, उसने अगर एयर में या वैक्यूम में d डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाँ, तो ऑप्टिकल पाथ इज d। एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू। ऑप्टिकल पाथ इज म्यू d। म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है, इसके लिए हम लोग उसको लिख देते हैं d। सो ऑप्टिकल पाथ
is the distance traveled by light in a given medium, which is basically refractive index into d. हमेशा ऐसा होता है. तो ऑप्टिकल पाथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस. अब क्वेश्चन पढ़ो. ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन फ्लिंट ग्लास. फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास दोनों ग्लास होते हैं, थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है उनका. नॉर्मली तुम 1.5 बोलते हो, नॉर्मली ग्लास 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, लेकिन व्हेन यू यूज फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. तो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6. और उन्होंने बोला है द ऑप्टिकल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर in flint glass having refractive index 1.6 is same as that on traveling a distance x centimeter through a medium having refractive index 1.25. तो ऑप्टिकल पाथ सेम है, ऐसा बोला है. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x. तो सिंपल सा क्वेश्चन. लाइट पहले ट्रैवल कर रहा था फ्लिंट ग्लास में, और फ्लिंट ग्लास में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 3 सेंटीमीटर. तो मैं d1 को बोल देता हूँ 3 सेंटीमीटर. और फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.6, तो म्यू 1 इज 1.6. फिर वो गया दूसरे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.25, और उस मीडियम में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया x सेंटीमीटर. और आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. मैंने अभी आपको बोला कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, दैट इज समथिंग यू शुड नो. तो ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए ऑलवेज. तो ऑप्टिकल पाथ is equals to mu into d. और according to the question, optical path in the first medium is equal to optical path in the second medium. ये क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से, तो ये हो गया mu1 d1 equals to mu2 d2. So therefore you have d2 equals to mu1 by mu2 d1, और d2 को x बोला है, और mu1 की वैल्यू 1.6 है, mu2 की वैल्यू 1.25 है, और d1 की वैल्यू कितनी थी? 3 थी, सेंटीमीटर में था. तो हो गया. जस्ट सॉल्व दिस. यू हैव ऑफ कोर्स वो तो 4.8 है तो पता है. 4.8 डिवाइडेड बाय 1.25, 3.84. 3.84 क्या दिया वैल्यू? 3.84. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 15th. बाय द वे, अभी कुछ एक चीज जो है, जो थ्योरी में हमेशा तुमको सब कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा खुद को भी सोचना पड़ता है. तो ये क्वेश्चन पे जाने से पहले जो फ्रिंज विड्थ था, अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है. लेट अस गो बैक टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड इफ इट इज स्टिल देयर. यहाँ पे ये है फ्रिंज विड्थ. तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सक्सेसिव ब्राइट या 2 सक्सेसिव डार्क बैंड इज फ्रिंज विड्थ. तो तुमको अभी बताया मैंने कि जो फ्रिंज विड्थ है इसका फॉर्मूला क्या है, बताओ तो क्या है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दैट इज फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, क्योंकि ये विड्थ है, l⁻⁴ वाला डायमेंशंस है, बराबर, राइट. तो मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया था, मैं अभी बता देता हूँ. कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज, किसी भी चीज़ का साइज 2 तरीके से मेजर किया जाता है. एक होता है उसका विड्थ इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मतलब l⁻⁴. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू लुक एट द मून, यू से द डायमीटर ऑफ मून इज दिस किलोमीटर्स, दैट इज l⁻⁴ वाला डायमेंशंस, राइट. लेकिन और एक तरीका भी है जिसको तुम बोलते हो एंगुलर डायमेंशंस. मतलब वो मून के डायमीटर ने तुम्हारे आंखों पे कितना एंगल बनाया, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डायमीटर. वैसे ही फ्रिंज विड्थ ने, एक फ्रिंज ने एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना एंगल बनाया, उसको बोलते हो एंगुलर विड्थ. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंगुलर विड्थ. और एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला इज टू सिंपल. डायमेंशंस ऑफ एंगल क्या होते हैं? डायमेंशनलेस. ये देखो, ये लेंथ था मतलब मीटर था, ये भी लेंथ था मतलब मीटर था, और ये भी मीटर है. तो ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, तो डायमेंशनली ये मीटर है. मुझे इसको डायमेंशन लेस बनाना है, तो मैं सिर्फ मैं यहाँ से d को उठाता हूँ और यहाँ डिवाइड कर देता हूँ. ये बन गया आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ. तो व्हेन यू मेजर फ्रिंज विड्थ इन टर्म्स ऑफ एंगल, यू हैव बीटा बाय d और लैम्डा बाय स्मॉल d. तो ये भी विड्थ है,
ये फ्रिंज विड्थ ही है, सिर्फ ये इन टर्म्स ऑफ एंगल्स है। तो अब वी आर रेडी टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट। सोडियम लाइट प्रोड्यूसेस, आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ। हैव यू वेंट थ्रू डबलेट्स इन केमिस्ट्री? नहीं पता? नहीं पता आपको? स्प्लिटिंग नहीं है आपको शायद, फिर स्पेक्ट्रा नहीं, यू डोंट हैव दैट, छोड़ो, हायर लेवल हो जाएगा। एनीवेज, तो जो सोडियम लाइट है उसका वेवलेंथ कितना है? 5890 एंगस्ट्रॉम, 589 नैनोमीटर। और आपको बोला है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है दे आर हाउ मेनी डिग्री अपार्ट? 0.20 डिग्री अपार्ट, मतलब फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना है? 0.20 डिग्री। व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन? मतलब वापस से फ्रिंज विड्थ पूछा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा है। इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन वाटर, तो पूरा का पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट उठा के मैंने पानी में रख दिया। जब ऐसा बोला जाता है ना कि पानी में डिप कर दिया, लिक्विड में डिप कर दिया, तुमने स्मॉल डी चेंज नहीं किया, दो स्लिट्स का डिस्टेंस था वो वही है, तुमने कैपिटल डी स्लिट और स्लिट का डिस्टेंस भी चेंज नहीं किया, तो आइडियली स्पीकिंग सिर्फ इतना है कि ये स्क्रीन है, यहाँ पे ये स्लिट्स थे। तो पहले पहले क्या था कि पूरा सेटअप एयर में था। दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2, और ये जो डिस्टेंस है स्मॉल डी है और ये कैपिटल डी है। अब तुमने सिर्फ ये पूरा का पूरा सेटअप उठाया और तुमने इसको लिक्विड में डिप कर दिया विदाउट चेंजिंग अदर पैरामीटर्स, अदर थिंग्स। तो ऐसा है, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम विल चेंज इन शॉर्ट। तो ऐसा है, ये केस 2 बन गया आपका। सो दिस वाज लाइक केस 1 हियर एंड केस 2। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है तो इसलिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से यू हैव टू इमेजिन ऑल ऑफ दिस। अब आपको पूछा है व्हाट इज द न्यू फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो आपको गिवन पैरामीटर में इनिशियल फ्रिंज विड्थ दिया था, कितना इनिशियल फ्रिंज विड्थ? 0.20 डिग्री। और आपको वेवलेंथ बताया है, वेवलेंथ कितना यूज किया लाइट का? 589 नैनोमीटर्स। तो 5.89 × 10⁻⁷ मीटर्स। लगने नहीं वाला, वैसे देख लेते हैं, लगेगा तो लगेगा। गुड। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, सेकंड केस कितना है? 1.33, दैट इज 4/3। और पहले केस में कितना था? 1 था, क्योंकि सराउंडिंग कौन था? एयर था, पहले केस में एयर था, राइट। एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ θ2। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। फॉर्मूला क्या था आपके पास? फॉर्मूला ये था आपके पास, रिमेंबर, थीटा इक्वल्स टू, अभी बताया था मैंने, बीटा बाय डी इक्वल्स टू लैम्डा बाय स्मॉल डी, ये था फॉर्मूला। अब डू यू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ बीटा? नो। यू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल डी? नो। डू यू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल डी? नो। बट डू यू हैव इंफॉर्मेशन ऑफ वेवलेंथ? यस। अब कैसे? तो ये इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं इसको। तो डू यू सी दैट थीटा इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है कि नहीं ऐसा? और मैंने आपको अभी बताया पिछले एक हाथ क्वेश्चन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज C/V, मतलब C/n लैम्डा, मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, so from equation number 1 and 2, angular width was proportional to wavelength, but wavelength is proportional to 1/μ। इसका मतलब angular width is inversely proportional to μ। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। तो अभी सॉल्यूशन भी इजी है, तुमको θ2 पूछा है, θ2/θ1 is μ1/μ2, है ना? सिंपल है। यस। व्हाट इज θ2? इट इज μ1/μ2 टाइम्स ऑफ θ1। μ1 तो 1 था क्योंकि पहले सराउंडिंग में एयर था। व्हाट इज θ1? 0.20। व्हाट इज μ2? 1.33। नहीं लिखना, 4/3 लिखना। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे। यू नो दिस इज 1 एंड दिस इज 0.05, पक्का? राइट। तो यू हैव θ2 equals to 0.15 degrees. That is my answer. Yes, done. चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
In a double slit arrangement, the slits are separated by a distance equal to 100 times the wavelength of light passing through the slits. मतलब if the light incident is lambda, तो small d is 100 lambda. क्योंकि ऐसा बोला है in a double slit arrangement, the slits are separated. Slits का separation मतलब small d by a distance equal to, तो small d equal to 100 times the wavelength of light passing through the slits. तो d is 100 times of wavelength. A, what is the angular separation in radians? In radians, अभी लास्ट टाइम तो हमने डिग्री में फाइंड किया था, क्योंकि डिग्री में दिया था तो डिग्री में फाइंड कर लिया. बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड एन एडजेसेंट मैक्सिमम. फ्रिंज विड्थ भी पूछा है आपको, इन टर्म्स ऑफ एंगल पूछा है, मतलब 1 बीटा इन टर्म्स ऑफ एंगल पूछा है. अगर पूछा तो सेंट्रल और 2 छोड़ के तो 2 फ्रिंज विड्थ. What is the distance between these maxima on a screen 50 centimeter from the slit? Distance between these maxima मतलब सेंट्रल और जो अगला ब्राइट है उसका डिस्टेंस कितना है. डिस्टेंस मतलब बीटा पूछा है. तो आपको लीनियर विड्थ भी पूछा है और आपको एंगुलर विड्थ भी पूछा है. इन शॉर्ट तो आपको ये क्वेश्चन में पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है, डी की वैल्यू 100 लैम्डा बताई है. उसके बाद आपको पूछा क्या है यार, आपको कैपिटल डी भी बताया. 50 सेंटीमीटर स्क्रीन डिस्टेंस है. 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, तो हाफ अ मीटर का डिस्टेंस है आपका स्लिट टू स्क्रीन का. गुड. और व्हाट डिड दे आर आस्किंग यू इज बेसिकली एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ. बस ये 2 चीजें पूछी है आपको. सिंपल. गुड. तो फॉर्मूला हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं थीटा इक्वल्स टू बीटा बाई डी लैम्डा बाई स्मॉल डी. ऑफ कोर्स लैम्डा बाई स्मॉल डी यूज होगा, मुझे पता है, बट देन ऑफ कोर्स ऐसा क्यों लिखा मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये जो सेकंड पार्ट है ना, यहाँ से मुझे बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी मिल जाएगा, जिसमें से लैम्डा बाई डी थीटा होता है. तो मैं ये बताने के लिए लिखा है बस, बाकी कोई रीजन नहीं था. आई नो थीटा इज लैम्डा बाई डी, but you should know that theta is beta by d also. तो beta by d is lambda by d, lambda by small d. इसका मतलब beta is lambda capital D by small d, लेकिन कैपिटल lambda by small d क्या था, थीटा था. तो थीटा फाइंड करो, उसको d से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा काम हो गया. लेकिन थीटा जब फाइंड करोगे तो रेडियन में रखना, क्योंकि SI यूनिट इज रेडियन और d भी मीटर में रखना, तब जाके सही आंसर मिलेंगे. SI into SI is SI यूनिट्स वाइज. तो यूनिट वाइज अगर आप देखोगे तो यूनिट्स गलत नहीं कर सकते हो, तो यूनिट्स के साथ भी लिटिल केयरफुल. तो वी विल स्टार्ट विथ थीटा विच इज लैम्डा बाई डी, विच इज लैम्डा बाई लाइक 100 लैम्डा. तो ये हो गया आपका, क्या आ गया आंसर यहाँ पे, 1/100. 1/100 मतलब 0.01. अब ये रेडियन में है कि डिग्री में, बताओ. रेडियन में है पक्का. दिस इज 10⁻² रेडियंस. तो दिस इज 10⁻² रेडियन. गुड. और फिर पार्ट 2 तो सिंपल ही है, बीटा इक्वल्स टू थीटा डी 10⁻², और ये खुद 0.5 था, तो 5 इंटू 10⁻³ हो गया, मतलब 5 mm आ गया. देखो तो आंसर क्या है. हाँ, सेंटीमीटर में क्या दिया है, कितना, 0.5 ही है ना सेंटीमीटर में. हाँ ठीक है ना, 5 ही है ना, 45 ऐसा तो कुछ नहीं है ना. करेक्ट. और ये करेक्ट है क्या, यस.